आज से मैम 10 से 15 साल पहले की जो राजनीति थी और आज की राजनीति है, राइट टू फ्रीडम जो हम कहते हैं ना, एक्सप्रेस करना, तो आज से 20 साल पहले जो हम एक्सप्रेस कर पाते थे, क्या आज उसमें कुछ फर्क आया है, मतलब भारतीय राजनीति के दौर में? क्योंकि वो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाया करते थे। आज वो आवाज़ पूरी तरह से दबा दी गई है। फर्क नहीं पड़ा है, काला सफ़ेद हो गया है। हर इंसान के अंदर एक आवाज़ होती है, एक आवाज़ जो उसे कहती है कि तुम और आगे जा सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या है? हम उस आवाज़ को शायद इग्नोर कर देते हैं, कई बार डर की वजह से, कई बार समाज और सोसाइटी की इग्नोरेंस की वजह से हम इस आवाज़ को अंदर ही अंदर छुपा लेते हैं या इग्नोर कर देते हैं। बट कुछ लोग होते हैं जो इन सब को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं। आज की जो गेस्ट हैं वो इसी माइंडसेट और इसी ग्रोथ की सीढ़ियों को आगे बढ़ते हुए एक सफल पॉलिटिशियन और सोशल वर्कर हैं। मिस रूबी खान ने न सिर्फ लोगों और बाकी सोसाइटीज को जितनी भी उनके ऑब्स्टेकल्स आए उन सबको इग्नोर किया, बल्कि एक समाज में और अपने कैरियर में इतना शानदार नाम कमाया है, आज उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। तो आज का पॉडकास्ट आज शुरू करते हैं। आज की जो बातचीत होने जा रही है वो बहुत ज़्यादा एक्वायर्ड नॉलेज वाली होने वाली है। हम इतनी सारी चीज़ें सीखेंगे कि हम भी हमारे लाइफ में उसको अगर अपनाएं तो शायद हम भी उनके जैसे कुछ परसेंटेज ग्रोथ आगे बढ़ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पॉडकास्ट मिस रूबी खान जी के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू इनसाइट विद जुनैद। थैंक यू फॉर बीइंग हियर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। थैंक यू सो मच जुनैद फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मैम, करियर की स्टार्टिंग में और अब के दौर में कुछ चेंजेस और कैसे आप पॉलिटिक्स में आए, तो इसका थोड़ा सा हमको बारे में बताइए। पॉलिटिक्स में आना वाज नॉट एक्सीडेंटल फॉर मी। मैं शुरू से ही लोगों के बीच में जाना पसंद करती थी, लोगों की हेल्प करना पसंद करती थी, गाइड करना पसंद करती थी। तो बेसिकली एक ये बहुत ही स्लो एंड स्टडी प्रोसेस था जो मैरिज के बाद, खास तौर से बिकॉज मैरिज के बाद लेडीज़ को एक स्टेबिलिटी मिलती है, एक एंकरिंग मिलती है। और मैं लकी हूँ कि जिस फैमिली में मेरी शादी हुई, मेरे फादर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, वो मेरे इतने सपोर्टिव थे कि लिटरली मैं उन्हीं को कहूँगी कि मुझे लेकर भी पॉलिटिक्स में वही आए, सपोर्ट भी पॉलिटिक्स में उन्होंने करा, और आज भी वो मेरे हस्बैंड मेरे पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बने हुए हैं। बिकॉज इट टेक्स अ लॉट फैमिली को, चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो, लेडीज़ के लिए ज़्यादा फैमिली को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और मेरे फादर, शादी से पहले मेरे फादर मेरे सपोर्टिंग पिलर ऑफ स्ट्रेंथ थे। शादी के बाद मेरे फादर इन लॉ और अभी मेरे हस्बैंड, दोनों फादर और फादर इन लॉ जा चुके हैं। एंड घर को छोड़ के पार्टी के लिए धरना, रैली में जाना, पार्टी के जो भी ऑफिशियल वर्क्स होते हैं, भारत यात्रा में जब मैं गई 5 महीने घर से बाहर रही। एंड कैसे फैमिली में बच्चों ने, दोनों बच्चों ने और हस्बैंड ने अपने आप को सपोर्ट करा, बट दे ऑलवेज सेड तुम अपना काम करो, पार्टी के लिए आगे बढ़ो, हिंदुस्तान के लिए आगे बढ़ो, चलती रहना, रुकना मत, थकना मत, हम यहाँ पे अपना ध्यान रख रहे हैं, परेशान मत होना। ये फैमिली सपोर्ट मेरे साथ था। कल जो था उसी ने मुझे आज इतना मजबूत बनाया कि आज मैं यहाँ आपके साथ बैठ के और इनसाइट कर रही हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। हमारी जो राजनीति है, भारतीय राजनीति, उसमें पॉलिटिक्स में मेल के कंपैरिजन में फीमेल का आना और एक तो बहुत बड़ी बात होती है, फिर उसका इतना आगे पहुंच जाना ही बहुत बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव भी है। बेशक। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको एक राज की बात बताऊं, ऐसे तो राज नहीं है, इट्स एन ओपन सीक्रेट, कि शादी के बाद माय हस्बैंड एडवोकेटेड मी कि मैं मिसेस जयपुर में जो फर्स्ट हुआ था उसमें पार्टिसिपेट करूं, एंड आई वन इट 2004। आई गॉट मैरिड इन 2003। 2004 में आई वाज मिसेस जयपुर, दैनिक भास्कर। देन ही एडवोकेटेड मी, ही प्रमोटेड मी कि नहीं, तुम कार चलाओ, और छोटी मोटी कार नहीं, सफारी चलाओ, और चलाओ नहीं, दौड़ाओ, रेस में लेकर जाओ। ब्लेज द राजस्थान, वुमेन ऑन व्हील्स, ये सब रेसेस मैंने सिर्फ इसलिए जीती क्योंकि मेरी ताकत पीछे मेरे हस्बैंड थे। व्हेन आई वाज ड्राइविंग, व्हेन आई वाज रेसिंग, वो नेविगेट करते थे। सोचिए, मतलब आप कितनी बड़ी ताकत एक घर में जो लेडी है आप उसको दे रहे हो। देखिए, चाहे वो भारतीय समाज हो,
और चाहे वो हमारा अपना मुस्लिम समाज हो, एक लेडी का घर की दहलीज पार करके बाहर निकलना बहुत बड़ी बात बहुत मेहनत का काम होता है। मतलब कितने टैबूज उसको तोड़ने पड़ते हैं, कितने बंधनों से वो आजाद होने की कोशिश करते हुए उस दहलीज को पास करती है। उस दहलीज को न सिर्फ पार करवाया, बल्कि पार मतलब सफलता के पार आप मुझे लेकर जाना चाह रहे हो। कभी कभी मैं थक जाती हूँ, मैं आपको बताऊं, कभी कभी मुझे लगता है नहीं ये नहीं हो सकता, तो उस टाइम मेरे हस्बैंड मुझे लिटरली, ही इज माय फियर्स्ट पुशर। वो मुझे कहते हैं नहीं तुम थक कैसे सकती हो, तुम रुक कैसे सकती हो, यू हैव टू डू इट, तुम्हें करना है, तुम ऐसे ही इतने आगे नहीं आई हो। तो जब आपकी फैमिली आपका सपोर्ट करती है किसी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं तो है। आपको दुनिया में बाहर से किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। एंड टेक माय वर्ड्स, उस टाइम आपके दिल से हर डर निकल जाता है, हर खौफ निकल जाता है, और सिर्फ एक फीलिंग रहती है कि जो भरोसा इन्होंने मुझ पे किया है, जो सैक्रिफाइसेस मेरी फैमिली मेरे लिए कर रही है, मुझे उस पर खरा उतरना है। ये आपका मोटिवेशन बनता है आगे जाने के लिए। कौम के लिए कुछ करना है, कंट्री के लिए कुछ करना है, ताकि मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ जहाँ भी अभी अच्छी जगह हैं, वो कह सकें कि हमने इस पर भरोसा करा था, ये भरोसे पे खरी उतरी। हमें इतिहास में हमने जितने भी बड़े बड़े लीडर्स देखे हैं, उनमें यही चीज़ क्वालिटीज़ नज़र आती है कि फैमिली प्लस बैकग्राउंड सपोर्ट इतना अच्छा होता है कि वो आगे ग्रोथ कर जाते हैं, और कुछ को अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाता तो वो इतना नहीं कर पाते। आज से मैम 10 से 15 साल पहले की जो राजनीति थी और आज की राजनीति है, राइट टू फ्रीडम जो हम कहते हैं ना, एक्सप्रेस करना, तो आज से 20 साल पहले जो हम एक्सप्रेस कर पाते थे, क्या आज उसमें कुछ फर्क आया है, मतलब भारतीय राजनीति के दौर में? फर्क बहुत बहुत ज्यादा फर्क आया है। कैसे? 2014 से पहले जो राजनीति थी, आप आज़ादी के बाद से 2014 तक सरकारें आई हैं, गई हैं, बहुत सारी आई हैं, लेकिन जो राजनीति थी वो साफ थी। वहाँ मतभेद होते थे, मन भेद नहीं होते थे। आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, नेता, प्रधानमंत्री, मंत्री, ठीक है, एक दूसरे से डिस्कस करते थे, डिबेट करते थे, लेकिन वो मलिशियस नहीं था, वो जहरीलापन नहीं था। हिंदुस्तान में भाईचारा था, गंगा जमनी तहजीब बहुत पाक थी। बिल्कुल। मतलब मेरे घर मेरी फ्रेंड्स नॉन मुस्लिम आके सिवैयाँ एंजॉय करती थी, तो मैं मेरे फादर के फ्रेंड्स के यहाँ हर दिवाली पे जाके पटाखे फोड़ा करते थे। अगर हम लेट हो जाते थे तो कॉल आते थे कि आप लोग कहाँ रह गए। दे यूज्ड टू वेट पटाखों के साथ। वो माहौल आज कहाँ है? अब राजनीति जहरीली हो गई है। अब राजनीति बंटवारे की राजनीति पे, तोड़ने की राजनीति पे हो रही है। और कहीं ना कहीं जुनैद, मैं आपको एक बात, दिल की तकलीफ है, मेरी ही नहीं सभी के दिल की तकलीफ है कि जो मीडिया भी है, चाहे वो कोई सी भी मीडिया हो, वो अब एक टूल बन गई है। वो प्रोपेगेंडा फैलाने की, मलिशियसनेस, जहरीलापन फैलाने का एक टूल बन गई है, इन नेताओं के हाथ का खिलौना बन गई है, जो कभी नहीं रही। जब आज़ादी की जंग लड़ी जाती थी तब भी अंग्रेज सबसे पहले मीडिया हाउसेस के ऊपर, अखबारात के ऊपर छापे मारा करते थे, क्योंकि वो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाया करते थे। आज वो आवाज़ पूरी तरह से दबा दी गई है। फर्क नहीं पड़ा है, काला सफ़ेद हो गया है, काला सफ़ेद हो गया है, जहर भर चुका है और दम घुटने लगा है। लेकिन किसी ने हमसे कहा था कि राजनीति में एक फेज आता है जो जंग का होता है, और एक फेज आता है जो राज का होता है। ये हमारा जंग का फेज है। हम जंगजू हैं, राहुल गांधी के सिपाही हैं, वो सिपह सालार हैं, वो हमारे आगे चल रहे हैं और हम उनके पीछे चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? अपने लिए नहीं। जो जंग लड़ता है वो अपने लिए नहीं लड़ता। हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम हमारे आने वाले बच्चों के लिए, हमारे कल के लिए, हमारी कंट्री के लिए। आज अगर हमारा संविधान बदल जाएगा, संविधान की इज्जत खत्म हो जाएगी, तो जो राइट टू फ्रीडम आपने सबसे पहले बात बोली थी, जब वो राइट टू फ्रीडम ही खत्म हो जाएगा तो डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप का जो एक मामूली सा, अभी तो बिल्कुल एक मामूली सा एक डिमार्केशन रह गया है, एक थ्रेशोल्ड बहुत पतला रह गया है, वो थ्रेशोल्ड खत्म हो जाएगा। मीडिया की आपने बात की मैम, तो क्या ऐसा मीडिया तो जस्ट लाइक अ गवर्नमेंट का डिफेंस मिनिस्टर जैसा हम कह सकते हैं, डिफेंस करने के लिए आती है। हमने कई बार देखा है कि जितने बड़े बड़े मुद्दे आते हैं देश में, उनको कहीं ना कहीं मीडिया ही उसको डिफेंड कर देता है या उसको पॉजिटिव वे में दिखा देता है। क्या इस नैरेटिव को चेंज, ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है, खतरे की चीज़ है, इसको हम क्या चेंज कर सकते हैं इसमें? आप जैसे लोग, जो फ्री मीडिया है,
जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, यूट्यूब है, एक्स चैनल्स हैं, जो आप जैसे युवा लोग हैं और जो हमारे सीनियर्स भी हैं जो बहुत ज्यादा थक गए हैं इन चीजों से, इस जहर से, और उन्होंने अपने अपने आप को बड़े मीडिया हाउसेस से अलग कर लिया है क्योंकि वो ये गुलामी नहीं झेल सकते। आप सब मिलकर आवाज उठाइए। देखिए, ये नहीं कहते कि एक ही चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। कभी कभी भाड़ इतना कमजोर होता है कि चने को पता ही नहीं होता कि मैं फूटूंगा तो भाड़ भी फूट जाएगा। तो फूटना की कोशिश करना चाहिए, आवाज उठाने की कोशिश करना चाहिए, लगातार कोशिश करना चाहिए। हमें नहीं पता कि किस कोशिश पे हमारा असर रंग ले आएगा। तो मैम, इसमें मीडिया जो रोल प्ले कर रहा है ये इतना कमजोर कैसे हो गया? इसके पीछे भी तो कुछ रीजन होना चाहिए ना। हमारा 4th पिलर है मीडिया, कुछ तो रीजन रहा होगा कि ये इतना कमजोर कैसे हो गया। देखिए, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, इट इज द पीपल। इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, करोड़ों अरबों लोग हैं इंडिया में। मीडिया इज ऑल्सो मेड अप ऑफ पीपल। मीडिया सिर्फ कैमरा नहीं होता, मीडिया सिर्फ माइक नहीं होता, मीडिया सिर्फ टीवी नहीं होता, मीडिया सिर्फ कलम नहीं होता। मीडिया इंसान बनाते हैं, और जब इंसान बिक जाते हैं तो मीडिया बिक जाता है। लेकिन हिंदुस्तान में हर इंसान नहीं बिका है, आप समझ रहे हैं? हिंदुस्तान में मीडिया भी येलो जर्नलिज्म की तरफ आया है, ब्लैक नहीं हुआ है। सो वी हैव होप। 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इज वीक बट इट्स नॉट क्रम्पल्ड। अभी गिरा नहीं है, कमजोर हुआ है, तो उसको हम, आप जैसे लोग मजबूत कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है और भरोसा है कि मीडिया अपना रोल प्ले करेगा। इंडिपेंडेंट मीडिया को आगे आना होगा और आप जैसे लोगों को अपनी आवाज को उठाना होगा। सोशल वर्क मैम आपके मैंने देखे हैं वीडियोस में काफ़ी, और सोशल वर्क शायद आप पॉलिटिक करियर से पहले से ही करते आ रहे हैं। तो सोशल वर्क जो होता है और पॉलिटिक्स दोनों में काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि सिमिलरिटीज़ भी हैं। पॉलिटिक्स भी एक सोशल वर्क में ही आता है। कुछ कैसे इसको आप हैंडल करते हैं? मतलब इतना बिजी शेड्यूल में सोशल वर्क भी करना है, पॉलिटिक्स भी करनी है, तो कैसे आप इसको मैनेज करते हैं? ये आपके माइंडसेट के ऊपर होता है कि आप कैसे। सोशल वर्क और पॉलिटिक्स दोनों जुड़े हुए हैं। पॉलिटिक्स बिना सोशल वर्क इज पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स। इट इज अगेन अ क्राइम अकॉर्डिंग टू गांधी जी। एंड सोशल वर्क विदाउट पॉलिटिक्स इज पावरलेस सोशल वर्क। आप आगे ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे अगर आपके पास पावर नहीं होगी। कहीं ना कहीं हमें सोशल वर्क में पावर चाहिए होती है। हम आके कहीं ना कहीं रुकते हैं। जो लोग के पास खुद के पास नहीं होती वो किसी मंत्री के पास जाते हैं, किसी पब्लिक सर्वेंट के पास जाते हैं, देन दे गेट इट अहेड। हम लोग खुद अपनी पावर प्रोड्यूस करते हैं। हम लोग खुद, चाहे वो हमारी पावर ऑफ नॉलेज हो, नॉलेज ऑफ रूल्स हो, चाहे वो हमारी पावर ऑफ नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो हमारी पॉलिटिकल पावर हो, तो ये एक दूसरे के साथ चलने वाले फील्ड्स हैं। छोटा सा आज ही का बताती हूँ। 2-3 दिन में कुछ बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप चाहिए। तो यस, दैट्स अ पार्ट। अब मुझे पता है स्कॉलरशिप के लिए क्या प्रोसेस है, क्या है, तो उन्होंने मुझे अप्रोच करा। सो आई एम वर्किंग आउट। मैं उनकी स्कॉलरशिप के लिए कोशिश कर रही हूँ। ये मैं जो नया जिंदगी में इंसान कभी भी रिजल्ट की गारंटी नहीं दे सकता। मैं गारंटी किसी इंसान जिंदगी की गारंटी नहीं दे सकता। रिजल्ट की क्या बात करते हो आप? तो मैं ये आज पॉडकास्ट में तुम्हारे सामने भी कह रही हूँ, जनता के सामने भी कह रही हूँ, और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर मेरे पास कोई भी आता है किसी भी चीज के लिए, तो मैं कोशिश 110 नहीं 200% करती हूँ। रिजल्ट की गारंटी कोई नहीं लेता। उन बच्चों के लिए मैं पूरी जान से कोशिश कर रही हूँ कि उन लोगों को स्कॉलरशिप मिले, वो अब आगे अपनी पढ़ाई कर सकें। जो बच्चा इतना ईगर है अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए, तो हम भी उतनी ही ताकत से उसकी पढ़ाई को आगे बढ़वाने के लिए, ये सोशल वर्क और पॉलिटिक्स का जॉइंट वेंचर है हमारा, कि हम चाहेंगे कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन्हें सरकार की तरफ से या जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तरफ से स्कॉलरशिप्स मिलें और उनकी पढ़ाई बढ़े। किसी को हॉस्पिटल जाना होता है या किसी को ब्लड चाहिए होता है, तो हम अपने कनेक्शंस को यूज करके थोड़ा जल्दी काम को करवा देते हैं। हमारे जो ब्लड डोनर ग्रुप्स हैं, हमारे युवा हैं जो ब्लड डोनेशन करते हैं। अभी ब्लड डोनेशन कैंप में गई थी, सुपर सक्सेसफुल कैंप था। तो वो कनेक्शंस हम अपने सोशल वर्क में, देखिए आज सोसाइटी को क्या चाहिए? आज सोसाइटी में हमारे लोगों को चाहिए उनके डॉक्यूमेंटेशंस पूरे हों।
है ना, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनकी पढ़ाई में कहीं अड़चन ना आए, सबसे बड़ी फाइनेंशियल अड़चन होती है। तो स्कॉलरशिप्स वगैरह की कई बच्चों को, क्योंकि अल्लाह का करम है कि हम लोग इतने एजुकेटेड हैं, काउंसलिंग चाहिए होती है, हम क्या करें, प्लेटफॉर्म या एक सलाह चाहिए होती है कई बार कि हम क्या करें। माय हस्बैंड इज कैप्टन, वो फ्लाई करते हैं, तो कई बच्चों को आसमान का ख्वाब होता है, कई बच्चों को इंजीनियरिंग का ख्वाब होता है, लेकिन रास्ता नहीं पता होता। तो ये भी हम करते हैं, हम काउंसल भी करते हैं। हम इंटरव्यू, बच्चों को पता नहीं है इंटरव्यू कैसे देते हैं, किस तरह, बच्चों को लगता है जो टीवी में इसमें होता है, एक रियल इंटरव्यू कैसे फेस करना है। सो वी हेल्प देम इन एनी वे पॉसिबल। यही लोगों की जिंदगी, किसी डोमेस्टिक वायलेंस, जो बच्चियां, लेडीज डोमेस्टिक वायलेंस को फेस करते हैं, उनकी हम हेल्प करते हैं, उनको हेल्प ग्रुप्स के पास पहुंचाते हैं जहां उनको काउंसलिंग मिल सके, उनको लीगल हेल्प मिल सके, बच्चियों को, लेडीज को। और सिर्फ लेडीज ही नहीं, जुनैद, आजकल एक ट्रेंड ये भी है, जेंट्स भी बेचारे डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम्स हो जाते हैं। तो हम बिल्कुल नॉन बायस्ड रहते हैं। कभी कभी उसमें हमें पता चलता है तहकीकात में कि जो असली विक्टिम है वो जेंट्स है, उसकी फैमिली है, तो हम उसको भी सॉर्ट आउट करवाते हैं। सो दिस इज, ये पूरा एक जिनोम है हमारे सोशल वर्क, ये सब इंटरमिंगल्ड है। इसमें पॉलिटिकल पावर का भी यूज करना पड़ता है, इसमें सोशल कनेक्शंस का भी यूज करना पड़ता है। 23 साल हो गए लोगों के बीच में रहते हुए, जमीन पे काम करते हुए, हर वक्त आज भी कर रही हूँ, आने वाले कल में भी करूंगी। इट डजंट, सोशल वर्क और पॉलिटिक्स और राइटिंग, इनकी एज नहीं होती, ये एजलेस होते हैं। एंड आई एम ऑनर्ड कि मैं इस एजलेस वर्ल्ड में थ्राइव कर रही हूँ। राइटिंग से ही एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि राइटिंग का आपके एकदम से कहाँ से ये शौक थी, या फिर आपने कहीं ना कहीं से मोटिवेट हुए? क्योंकि कई बार राइटर्स मोटिवेट होके कहीं ना कहीं उनके लाइफ में कुछ ऐसा फेज आता है, तब वो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो आपके लाइफ में ऐसा क्या चीज़ हुई? मैं शुरू से पर्सन ऑफ वर्ड्स हूँ। ओके। मैं शुरू से लिखती रही हूँ, स्टूडेंट बहुत छोटी थी तब से लिखती रही हूँ। और हमेशा से, मतलब आई रियली फील कि वर्ड्स मेरे दिमाग में फ्लो करते हैं लाइक अ रिवर। एक फेज आता है, हमेशा नहीं होता, बट एक फेज आता है जब मैं बैठती हूँ और एक वो होता है। सो राइटिंग हैज ऑलवेज बीन माई पैशन। पोएम्स भी लिखे हैं मैंने, और बुक लिखी है, हिंदू धर्म और इस्लाम, 2 आंखें, नई रोशनी, एक आयाम। स्वर्गीय प्रोफेसर KL कमल, राजस्थान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, फॉर्मर वाइस चांसलर थे, उनके साथ मैंने लिखी थी। और वो हामिद अंसारी साहब जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तब उन्होंने उसको रिलीज करा था। कालजयी कहा था। क्यों? क्योंकि उसमें हमने हिंदू धर्म और इस्लाम की बेस्ट चीज़ों को लेकर आए और एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए, और ये कहा कि ये दोनों ही धर्म, कोई भी धर्म, ना इस्लाम कहता है कि हिंदू धर्म गलत है, ना हिंदू धर्म कहता है इस्लाम गलत है, दोनों ही धर्म एक चीज कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म जो है वो इंसानियत का है। ये पहचानना होगा। दोनों धर्मों के ऐसे क्वेश्चंस थे जो एक मुसलमान के दिल में हिंदू धर्म के लिए होते हैं और एक हिंदू के दिल में मुस्लिम धर्म के लिए होते हैं। हम लोग एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, मेरी फ्रेंड्स हिंदू थी, उनकी फ्रेंड मैं थी मुसलमान, तो वो सवाल मुझसे पूछा करती थी। तो हम उस सोसाइटी में बड़े हुए हैं, आप भी बड़े हुए हो, मैं भी बड़ी हुई हूँ। आज हालात बदल गए, लेकिन कल तक हालात बहुत अच्छे थे। तो उन सवालात के जवाब हमने उस बुक में दिए, और मुझे बहुत खुशी है कि वो बुक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है, राष्ट्रपति भवन में है, और काफ़ी जगहों पे वो बुक आज भी रखी हुई है और लोग उसे पढ़ते हैं और मुझसे भी काफ़ी सवाल करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जवाब दे पाऊँ। और कुछ जो भ्रांतियाँ हैं, जो मिसकंसेप्शंस हैं, उनको मैं अपने मज़हब के लिए और हिंदू धर्म के लिए भी क्लियर कर पाऊँ। वैसे पॉलिटिक्स में धर्म की राजनीति होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि रिलीजियस एक अलग पार्ट है और पॉलिटिक्स एक बिल्कुल डिफरेंट पार्ट हो जाता है। बट राजनीतिक पार्टियां अनफॉर्चुनेटली इसका यूज करती हैं, लेकिन खास तौर पे 2014 के बाद इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। तो इसका क्या असर होता है अगर ऐसा कुछ पॉलिटिक्स होती है तो? देखिए, जब धर्म एक पर्सनल चीज है, करेक्ट, पॉलिटिक्स एक पब्लिक चीज है। अगर आप पर्सनल चीज को पब्लिक में डालोगे तो डेवास्टेशन होता है, तबाही होती है, गलतियां होती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं।
आज की तारीख में जो माहौल हिंदुस्तान में है वो पूरी तरह से धर्मांधता का हो रहा है। सही। आपको गलत चीजें फीड करी जा रही हैं। सरकारी तंत्रों को टूल बना के उनको यूज करके हिंदुस्तान को तोड़ने की साजिश करी जा रही है। आज एक धर्म को दूसरे धर्म को दुश्मन बताया जा रहा है, जो हिंदुस्तान में कभी नहीं था। हिंदुस्तान सभी धर्मों का एक वो गुलदस्ता है, एक वो माला है, हर तरफ से आने वाले पानी से मिलके बना हुआ वो दरिया, वो समंदर है जिसकी खूबसूरती ही यही थी। हिंदुस्तान की डिफरेंस है, चाहे वो रिलीजियस यूनिटी हो, चाहे वो लिंग्विस्टिक यूनिटी हो, चाहे वो कल्चरल यूनिटी हो। कहते हैं ना, कोस कोस पे बदला पानी, चार कोस पर बानी। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। बनारस के घाट पे बिस्मिल्लाह खान अपनी पूजा करते थे किससे? शहनाई से। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। उस खूबसूरती को, जिसे कहते हैं ना, वी हैव टॉर्न द सेक्युलर ब्यूटिफुल फैब्रिक ऑफ इंडिया, उसको ये कतरा कतरा चूर चूर कर रहे हैं सेक्युलरिज्म को। हमारे जिस चीज से, जिस सेक्युलरिज्म से, जिस अहिंसा से हिंदुस्तान विश्व गुरु बना, उसको ये चूर चूर कर रहे हैं। हिंदुस्तान की नसों में, हिंदुस्तान की रगों में, रगे और नस कौन है? युवा, बच्चे, महिलाएं, उनके अंदर धर्मांधता का जहर भर रहे हैं। भाई, हिंदुस्तान कभी एक रंग का नहीं हो सकता। हिंदुस्तान हमेशा से अलग अलग फूलों से बना हुआ गुलदस्ता है। ये तिरंगा है, इसको कभी आप एक रंग से रंग ही नहीं सकते। भूल जाइए, सिर्फ तबाही होगी और कुछ नहीं होगा। और इसके रिजल्ट हमने देखे हैं, बहुत भयावह हैं। मतलब इतने ज्यादा कि हम उसको बयान नहीं कर सकते कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। मैम, इंडिया अलायंस की हम थोड़ी बात कर लेते हैं। आपको इस चीज़ में क्या लगता है कि क्या 2000 जो लास्ट हमारे इलेक्शंस हुए थे 2024 में, नीतीश ममता अगर इस तरफ होते तो क्या इंडिया अलायंस की आज गवर्नमेंट होने के चांसेस थे, या शायद? देखिए, जो होना था वो हो गया। बीती तही बिसार दे, आगे की सुध ले। आने वाले कल में राहुल गांधी जी, ममता जी को पता चल गया है, नीतीश जी ऑलरेडी आप पता है किस उसमें हैं, चल रहे हैं, तो आगे की सुध है। अब राहुल गांधी जी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, साउथ में हमने जिस तरह से अपने परचम को फहराया है, और जिस तरह से रीजनल पार्टीज को पता चल रहा है कि भाजपा उन्हें एक एक करके खत्म करती जा रही है। आने वाला कल सेक्युलरिज्म का होगा, आने वाला कल डेमोक्रेसी का होगा, आने वाला कल संविधान का होगा, आने वाला कल हिंदुस्तान का होगा, कांग्रेस का होगा, हम सबका होगा। राहुल गांधी जी की यात्रा के अनुभव बताइए मैम। आपने लगभग 4 to 5 मंथ्स आप उनके साथ रहे, तो क्या एक एक्सपीरियंस रहा? एक बियॉन्ड अलग ही डिफरेंस का लाइफ का एक्सपीरियंस था वो। एक दांडी यात्रा थी उस गांधी के साथ, उसी तरह से हमने इतिहास में पढ़ा था। एंड मैं सोच नहीं सकती थी जुनैद, मैं आज भी नहीं सोच सकती हूँ कि मुझे अल्लाह वो मौका देगा कि एक और गांधी के साथ एक भारत जोड़ो यात्रा में एक रूबी खान, राजस्थान से एक ही महिला, 3-3.5 करोड़ महिलाओं में से एक महिला, राहुल गांधी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर, मतलब जब मैं कन्याकुमारी में थी फर्स्ट डे, मैं अपने फ्रेंड से कह रही थी कि यार, अगर अपन हिंदुस्तान का नक्शा ऊपर करके देखें तो हमें कहाँ जाना है, मतलब क्या हम जा सकते हैं? मतलब हमें यकीन नहीं था। सही बात है कि हम, बट अल्लाह ने पता मुझे सिलेक्ट करवाया। सबसे पहले तो मुझे सिलेक्ट करवाया, दैट वाज वन मिरेकल। कि मेरा इंटरव्यू हुआ, दिग्विजय सर ने लिया, मुकुल वासनिक सर ने लिया, डिपार्टमेंटल इंटरव्यू हुआ हमारा। डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी लिस्ट गई थी हमारी, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से हमारे सांसद महोदय जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारी लिस्ट भेजी थी 15-20-25 लोगों की। उसमें से फिर हमारे इंटरव्यूज हुए थे। दिग्विजय सर और मुकुल वासनिक सर ने हमारे इंटरव्यूज लिए थे। मुझसे पूछा था दिग्विजय सर ने कि क्यों चलना चाहती हो, तुम्हें पता है कि 5 महीने घर नहीं जाओगी, फैमिली से नहीं मिलोगी, फिर क्यों चलना चाहती हो? तो मैंने कहा सर, एक फौजी होता है, वो सरहद पे गोली खा के वतन के लिए अपना कर्जे को चुका देता है, तो क्या हम चल नहीं सकते? करेक्ट, सही बात। हम अपने वतन के लिए चल नहीं सकते? एंड आई वाज सिलेक्टेड।
राहुल जी अगर चाहते 5,000 किलोमीटर चलने के लिए तो एथलीट्स को ले लेते, कुछ भी हो सकता हम था। जैसे लेडीज को लिया, जेंट्स को लिया, बुजुर्गों को लिया। हमें यकीन नहीं था कन्याकुमारी पे कि हम चल पाएंगे। 120 हम भारत यात्री थे एंड बट कदम जब एक बार उठे तो रुके नहीं। उनसे बातचीत हुई आपकी राहुल अरे जी से? बड़े भाई की तरह, मतलब वो कभी भी आ जाते थे। हम लोग डिनर कर रहे होते थे तो बीच में आके बैठ जाते थे, कभी ब्रेकफास्ट के टाइम में आ जाते थे, साथ तो हम चलते ही चलते थे। कभी यूं ही हम लोग रात को कोई मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले हम हर रोज 25 से 36 किलोमीटर, मतलब अराउंड 25 टू 36 किलोमीटर रोज चलते थे। उसके बाद हम लोग इकट्ठे होते थे और फिर सत्संग करते थे, कोई सेवा दल वालों के साथ बैठ के डिस्कशंस करते थे, कोई हमारे गेस्ट आ जाते थे, उनसे हम सब बैठ के, तो राहुल जी बीच में आ जाते थे। बीच में ऐसा भी हुआ कि फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैचेस हुए तो अशोक जी, राहुल जी, हम सब के बीच में, आई रिमेम्बर कि राहुल जी चनों का पूरा बाउल भर के हम सब के लिए, जस्ट लाइक बिग ब्रदर, एक बड़े भाई की तरह वो हमारे बीच में मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। मैंने उनसे सीखा कि किस तरह से आप अपनी जड़ों से जुड़े रहते हो। अगर आप जड़ों से जुड़े रहते हो तो अपनों से जुड़े रहते हो और अपने आप के हो जाते हैं। मैंने उनसे उनकी मेमोरी बहुत शार्प है, बहुत शार्प। एक बार वो हम लंच या डिनर कर रहे थे, सो वो हमारे बीच में आके बैठ गए और हमसे यूं सवाल पूछने लग गए कि, तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, तो उस टाइम हम सभी जवाब देने लग गए, तो फिर भी उनको सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ जवाब को। फिर उसके 15-20 दिन बाद मुझे राहुल गांधी जी के साथ चलने का मौका मिला, तो हम बात करते गए तो फिर मैंने बोला, राहुल जी आपसे एक बात पूछनी है। बोला पूछो। मैंने बोला आपने उस दिन मुझे सवाल पूछा था, ही सेड द क्वेश्चन, उनको वो याद था और उसका जवाब दिया, एंड आई वाज लाइक सरप्राइज्ड कि ये सुबह से शाम बिजी रहते हैं, हम तो फिर भी रेस्ट कर लेते हैं, ये इंसान मीडिया, प्रेस, मीटिंग्स, उसके बावजूद 15 दिन बाद इसको वो सवाल भी याद है, वो जवाब भी वो दे रहा है। आई वॉज अमेज्ड। और इतना शांत, ऑलवेज ठंडे दिमाग से, और पैरों में छाले हमारे भी थे। और जब हमें दर्द होता था तो हमें ये याद आता था कि राहुल जी के साथ हम चलते थे तो परफ्यूम की खुशबू नहीं आती थी, आयोडेक्स की खुशबू आती थी। पैरों में उनके भी छाले थे। वो भी जब रात को सॉक्स उतारा करते थे तो डॉक्टर उनके मरहम लगाया करता था, और सुबह 5 बजे हम सब सॉक्स वापस चढ़ाते थे और वापस यात्रा पे निकल जाते थे, और वो हम सबसे तेज चलते थे। हमें लिटरली भागना पड़ता था उनके साथ। ये हमने वीडियोस में भी देखा है। वो बहुत तेज चलते थे, थकते वो भी थे, तो फिर हम कैसे थक सकते थे जब वो बिना रुके बिना थके चलते थे। मैं गिर गई थी बेल्लारी में, कुरनूल में मैं गिर गई थी, एंड आई वाज लाइक, जो हमारा ट्रक था उससे मैं नीचे गिर गई थी। मेरा पूरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, चेहरे पे मेरे 10 टाँक, पूरा इट वाज लाइक टॉर्न, क्योंकि मुंह के बल गिरी थी कंक्रीट की सड़क पे हमारे कंटेनर से। एंड राहुल जी वाज लाइक, पूरा उन्होंने विद इन सेकेंड्स तो मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया, एंड पूरा हॉस्पिटल राहुल जी ने लिटरली अटेंशन में खड़ा कर दिया था। और टचवुड मैं भी नहीं रुकी। मुझे कहा, दिग्विजय सर ने भी, कैप्टन साहब को भी कहा कि भाई आप इसको, बहुत ज़्यादा सीरियसली इंजर हो गई है, बट मैं रुकी नहीं। मैंने बोला नहीं सर, मैं चलूंगी। मैं रुकी नहीं। आपने कंप्लीट की फिर यात्रा? मैंने पूरी यात्रा बिना एक भी छुट्टी के, फ्रैक्चर्ड हाथ, घूंघट डाल लेती थी क्योंकि टाके लगे हुए थे, एंड आई कंप्लीटेड इट। हमारे इमरान भाई भी उसी दिन आ गए थे मेरे इंटरव्यू का, मेरे एक्सीडेंट का सुन के, एंड ही मुझे इनफैक्ट हॉस्पिटल तक वो ही टाके लगने के बाद लेकर गए थे। सो इतनी यादें हैं, इतने। राहुल जी हमसे कहते थे यात्रा में कि सनग्लासेस मत लगाओ, रीजन? कितनी भी धूप में चलो। इसके रीजन ये था कि हम साउथ में चलते थे, लैंग्वेज तो हमें आती नहीं थी ना, राहुल जी को आती थी। वो कहते थे आंखों की जुबान सुनो, और सच बता रही हूँ, लोग ऐसे। एक बार मुझसे एक रिपोर्टर थे, वो मुझसे आके बोलते हैं कि कैसे चल लेते हो आप, मतलब इतना लंबा 25-25, 30-30, 35-35 किलोमीटर लगातार। मैंने बोला हमारे साथ चलिए। हम साथ गए।
सड़क पे सिर्फ 2 लोगों के चलने की जगह बची थी, इतना आदमी था साउथ इंडिया में, एंड सब एकदम साइलेंट थे। मतलब जब हम एंटर कर रहे थे उस भीड़ को तो सब एकदम साइलेंट थे। द मोमेंट हम लोगों ने एंटर करा, राहुल जी तो कब के बाहर निकल गए थे आगे, क्योंकि वो हमसे बहुत आगे चल जाते थे। हम लोगों ने जैसी एक साथ उन लोगों ने तालियां बजानी शुरू करी, लाखों लोगों ने। मैं आज भी, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं वो मोमेंट्स जब मैं याद करती हूँ। जब हम उस जगह से निकले तो वो जो जर्नलिस्ट थे वो स्पीचलेस थे, स्पीचलेस के ये फीलिंग इंसान को 5,000 तो क्या 50,000 किलोमीटर किसी चीज तक की जरूरत ही नहीं है, बिना रुके चला सकती है। एक ट्रांस में हम चले जाते थे कि हमें चलना है। हमें लगता था कि हिंदुस्तान के लिए हम सैनिक हैं, हम फौजी हैं, हम हिंदुस्तान के फौजी हैं, हम ये जो लोग हमारे लिए खड़े हुए हैं हम इनकी आवाज हैं। करेक्ट। और उन्होंने कहा, जब मैंने लास्ट आदमी को, तो उन्होंने हमसे हाथ मिला के कहा थैंक यू फॉर वॉकिंग फॉर अस, जो ये कहता है कि हमारे लिए चलने के लिए आपका शुक्रिया। तो भाई उसके लिए तो मैं कितना भी चल सकती कितने हूँ, भी चल सकते हैं, सही कितना भी चल सकती हूँ। मेरी यात्रा आज भी खत्म नहीं हुई है। कहना चाहती हूँ मैं, जब तक हम राहुल गांधी के साथ संविधान की अस्मिता को नहीं बचा लेंगे, हिंदुस्तान से इस तोड़ने वाली राजनीति को नहीं खत्म कर देंगे, जो बच्चों की जिंदगी से खेल रही है, जो महिलाओं की, हमारे आने वाले कल से खेल रही है, हमारी यात्रा चलती रहेगी बिना रुके, बिना थके और बिना डरे। एक सोशल मीडिया पे एक आंदोलन स्टार्ट हुआ है कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से, उसका प्रोटेस्ट भी चल रहा है, तो क्या लगता है ये सिर्फ एक हवा है या कुछ सपोर्ट इसको मिल सकता है? कांग्रेस पार्टी भी अपने लेवल पर रीट के लिए अलग से आंदोलन कर रही है देश के अंदर में, राहुल गांधी जी कोटा और काफ़ी जगह पर अब प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, तो क्या लगता है इससे गवर्नमेंट का कुछ पड़ेगा प्रेशर? कि आज तक हमने इस्तीफे की सरकार में नहीं देखा है कि कुछ मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। देखिए, युवा अब उठ रहा है, छात्रों की गूंज दहाड़ बनेगी। चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी के लिए धरने पे बैठे हों बच्चे, या हमारे छात्रों की गूंज से आगे बढ़ रहे हों। कोटा में आपने देख ही लिया है, रोकने के बावजूद, पोस्टर हटाने के बावजूद, सही बात है, हजारों, मतलब जितनी एस्टिमेट था उससे ट्रिपल डबल कितना छात्र आया था। ये युवा है, ये नेक्स्ट जनरेशन है, ये समझ रहा है। आप इनके करियर से, इनकी लाइफ से नहीं कह सकते भाई, बच्चे अपनी जिंदगी छोड़ रहे हैं, आप अपनी जिंदगी से हाथ धो रहे हैं, आप इस्तीफा नहीं दे रहे, आप अपनी पोस्ट नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे उनमें नहीं है, आपके बच्चे बाहर कंट्रीज में जा जाके पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे नीट नहीं दे रहे हैं, आपके बच्चे टेट नहीं दे रहे हैं, सही बात है। आपके बच्चे ये एंट्रेंस एग्जाम्स कॉलेजेस के और यूनिवर्सिटीज के नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप तो उनको बाहर भेज देते हो सीधे। अगर आज आपका बच्चा होता धर्मेंद्र प्रधान जी, अमित शाह जी, सारे जितने भी अभी ये मंत्री संतरी प्रधानमंत्री बैठे हैं, वो तो मैडम को ही अपने साथ नहीं रखते, तो वो छोड़ो, उनके तो नाम ही नहीं लेना। तो अगर आपका बच्चा इन बच्चों में होता और वो इस तरह का कदम उठाता, तब भी क्या आप सीट पे यूं ही बेशर्म बन के बैठे रहते? कुछ तो सोचिए। आज ये बच्चे हैं, कभी आपके भी घर के बच्चे हो सकते हैं। और एक बार नहीं, है तो काफी बार हो चुका है, हर बार होता है साहब। चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है चाइना, युवा भी बहुत है उसमें। जाहिर बात है, हिंदुस्तान से ज्यादा युवा है चाइना में, वहां भी ये सारे एग्जाम होते हैं, वहां तो चीटिंग नहीं होती, वहां तो ये पेपर लीक्स नहीं होते, वहां तो ये हंगामे जो हिंदुस्तान में यहाँ क्यों हो रहे हैं, और क्यों रोका नहीं जा रहा? मतलब पॉसिबल है ही नहीं कि बिना किसी पावरफुल चीज की ये इतना संभव हो सके, क्योंकि इतना बड़ा नेशनल लेवल का एग्जाम है। अरे आप क्रैकडाउन करिए ना, आपको रोकस पता चल गया है, कहाँ प्रॉब्लम है ये पता चल गई है, कौन कल्प्रिट्स है, उम्र कैद की सजा दीजिए। क्यों बेल दे रहे हो आप उन्हें? क्यों उनको गिरफ्तार करने में उनको भागने का मौका दे रहे हो? सही बात है। क्यों उस रैकेट को ब्रेक नहीं कर रहे हो? अरे सबसे पहले तो आपको धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेना चाहिए।
वो खुद क्यों नहीं दे रहे इस्तीफा? पहलवान बच्चियों ने अपने मेडल नदी में बहाने की कंडीशन आ गई, आपने उनसे इस्तीफा नहीं ले रहे हो, बच्चियों के ऊपर आपने आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो। मतलब खिलाड़ी मरे तो आपको असर नहीं पड़ रहा, युवा मरे तो आपको असर नहीं पड़ रहा, आपको सिर्फ असर पड़ता है पैसा कहां से कितना आ रहा है। हमारे अडानी भाई, हमारे अंबानी भाई, हमारे भाई लोग को पैसा आता रहना चाहिए, वो पूरे भरते रहना चाहिए, आपको सिर्फ उससे असर पड़ रहा है। हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान की महिलाएं, हिंदुस्तान के बच्चे कहीं भी जाएं, जिए या मरे, उनके माँ बाप अपनी जमीनें बेचें या खुद को बेचें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप बेशर्मी से जहां थे वहां हो। लेकिन अब हिंदुस्तान का युवा ये देख रहा है, चिंगारी शुरू हो चुकी है, इससे पहले कि आग बनकर आपके सिंहासनों को जला दे, चेत जाओ। मैम, राजस्थान कांग्रेस के ऊपर कई बार मीडिया में नैरेटिव चलता है कि यहाँ पर गुट है, ग्रुप्स हैं। सचिन पायलट जी का अलग से ग्रुप है, अशोक गहलोत जी का भी। रिसेंटली हमने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को देखे थे। तो कांग्रेस इसको कैसे देख रही है? क्या इसके पीछे कोई सॉल्यूशन है अभी भी? एक घर होता है, उसमें फैमिली मेंबर्स होते हैं, उस घर में 1000 बातें होती हैं, लेकिन जब उसको एक टास्क मिलता है बाहरी ताकत से लड़ने का, तो घर एक हो जाता है। तो राजस्थान पॉलिटिक्स, राजस्थान कांग्रेस, चाहे अशोक गहलोत जी हो, चाहे सचिन पायलट जी हो, डोटासरा जी हो, टीकाराम जूली जी हो, पूरी राजस्थान की हमारी कांग्रेस कम्युनिटी एक घर है। और राहुल जी हमारे उस घर के बड़े हैं, प्रियंका जी, सोनिया जी, खड़गे जी, और उस घर में ऊपर नीचे बातें सब हर तरह की होती रहती हैं। लेकिन जब चुनाव आता है और जब जनता के लिए मुद्दों का मसला आता है, तो हम सब एक होके सामने आ जाते हैं। तो वो कोई ऐसी बात नहीं है, होती रहती है। नहीं, एक्चुअल में क्या, हमने जब भी चीज देखी है कि क्या अशोक गहलोत जी को हम आगे इन फ्यूचर नेशनल लेवल पर भी हमने देखा है उनको, क्या वापस हम उन्हें नेशनल लेवल पे, या इसी वजह से प्रॉब्लम है कि वो नेशनल लेवल छो जाना नहीं चाहते? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अशोक गहलोत जी, मतलब मैं कहना चाहूंगी, पर्सनल मेरा फीलिंग है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिशियंस आई हैव सीन। जिस पॉलिटिकल वर्ल्ड के जादूगर हैं वो, जादूगर है, सही बात। और जहां भी उनकी जरूरत होगी, चाहे वो नेशनल लेवल पे जरूरत हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे जरूरत हो, आज भी जहां भी जिस भी स्टेट में उनकी जरूरत होती है, वो जाते हैं और अपना जादू दिखाते हैं। तो जहां भी अशोक गहलोत जी की जरूरत होगी, वहां अशोक गहलोत जी जाएंगे और अपना काम करेंगे। जहां सचिन पायलट जी की जरूरत होगी, युवाओं के बीच में, नेक्स्ट जनरेशन के बीच में, वहां सचिन पायलट जी जाएंगे और अपना काम करेंगे। जैसा जिसको आदेश मिलेगा वैसा काम करेगा, पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए और देश के लिए। राजस्थान बीजेपी के बारे में आपकी क्या राय है? मतलब गवर्नमेंट ठीक कर रही है, या अभी इसमें अभी भी चिट वाले जो गवर्नमेंट का आरोप लगता है, क्या वो सही बैठ रहा है अभी भी? वो तो राजस्थान की जनता बताए कि कितनी पर्चियां, वो तो आप खुद देख रहे हैं किस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है। आप खुद देख रहे हैं किस तरह से सरकार से बोला भी नहीं जाता है जब तक कि ऊपर से पर्ची नहीं आ जाती है। चाहे वो हमारे चीफ मिनिस्टर जी हो, भजन लाल जी, चाहे वो हमारी उप चीफ मिनिस्टर हो, आप उनके वक्तव्य सुन लीजिए। कभी सुनते हैं आप? जब तक पर्ची नहीं आती तब तक वो मुंह नहीं खोलते हैं, तब तक उनके हाथ पैर नहीं चलते हैं। उनके मंत्री तो छोड़ दीजिए, उनको तो सिर्फ एक, जिसे कहते हैं ना, भद्दी अभद्र लैंग्वेजेस, चाहे वो दिलावर जी हो, चाहे वो कोई भी हो, पॉलिटिकल एथिक्स सारे खत्म हुए पड़े हुए हैं। वो तो एक उनके ऊपर हाथ आ गया था सीएम साहब के ऊपर, पहली बारी एमएलए बन के पहली बारी वो सीएम साहब बन गए, तो एथिक्स तो खत्म है ही। जब तक पर्ची सरकार चल रही है, अगली बार गहलोत सरकार या कांग्रेस सरकार, पायलट सरकार, जो भी आला कमान देगी ना, वो होगी। पर्ची सरकार से जनता का पीछा छुड़वाएंगे। आपको नहीं लगता राजस्थान काफी हद तक जो जिस लेवल पे चल रहा था, वो इस वजह से, इसके डैमेज की वजह से बहुत पीछे चला गया? बेशक, जिस तरह से भाजपा
बुलडोज़र राज राजस्थान में भी लेकर आ गई है। चाहे वो आप मस्जिदों पे बुलडोज़र चल रहे हैं, चाहे मदरसों पे बुलडोज़र चल रहे हैं, चाहे किसी भी धार्मिक स्थान पर बुलडोज़र चल रहे हैं, और जिस तरह से वो धर्म के आधार पे कॉलोनी और रहने की जगह के वो लेकर आ रही है, जिस तरह से वो CAA का वर्किंग कर रही है, जिस तरह से उसने वोटर लिस्ट की स्क्रीनिंग और स्क्रूटनी करी, ये जो तोड़ने वाले काम शुरू हुए हैं उसमें डेवलपमेंट खत्म हो गया है। पूरी तरह से भाजपा सरकार का ध्यान इस तरह से है कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम्स को अलग किया जाए, किस तरह से हिंदू मुस्लिम में वैमनस्य किया जाए, किस तरह से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ध्वस्त किया जाए ताकि दूसरी कम्युनिटी में एक एरोगेंस भर दिया जाए, झूठा दंभ भर दिया जाए। पूरा ध्यान इस पर है, डेवलपमेंट पे कोई ध्यान नहीं है। चाहे आप जयपुर के हालात देख लीजिए, बारिश आने वाली है, देख लीजिएगा, अगर सड़कें नदी तलैया ना बन जाएं तो खड्डे चाहे हो, चाहे खुली नालियां हो, चाहे दुकानों पे कब्जे हो रहे हो, कुछ भी सब चलता है, हो रहा है। जहां भाजपा के लोग हैं, जहां भाजपा का राज है, वहां सब चंगा है, बाकी सब गलत, खत्म। उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत मुश्किल से मिल पाता है, ये हमने देखा भी है। मंत्रियों को साहब खर्चे के भत्ते नहीं मिलते जो भाजपा के नहीं है। अब क्या बात करते हो, उनके हाथ काट दिए जाते हैं, उनको काम नहीं करने दिया जाता है। मतलब जो विपरीत बिल्कुल दूसरी पार्टी के, भाजपा के जो नहीं है वो काम नहीं होगा वहां पे। वो तो जो ऑपोजिशन है राजस्थान के अंदर इतने जबरदस्त काम कर रही है, हर बंधन के बावजूद डोटासरा जी और टीकाराम जूली जिस तरह से गरजते हैं इस सरकार के ऊपर और जिस तरह से लगामे खींचे हुए हैं, वो काबिले तारीफ है। वरना जिस तरह से इन्होंने ऑपरेशन कर रखा है किसी भी सब चीजों का, इनका बस चले तो ये क्या नहीं कर डाले। आप इमरान प्रतापगढ़ी की टीम में है तो क्या क्या रहता है अल्पसंख्यक विभाग जो है, ये किस तरह का इसका पावर है, ये क्या किस चीज में वर्क कर रहा है, थोड़ा बताइए इसमें। देखिए, अल्पसंख्यक विभाग जो कांग्रेस का है, AICC अल्पसंख्यक विभाग, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय इमरान प्रतापगढ़ी साहब हैं, हमारे महाराष्ट्र के सांसद हैं राज्यसभा से। उन्होंने जितना काम किया अपने कार्यकाल में, मैंने उतना काम कभी किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को करते हुए नहीं देखा। एक तो उनकी खुद की पर्सनालिटी जो है, उनकी खुद की ऑरा जो है, वो बहुत बड़ा पब्लिक फिगर है, वो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में आने से पहले बहुत बड़े पब्लिक फिगर थे, तो उसका भी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को बहुत ज्यादा फायदा मिला है। दूसरी चीज, उन्होंने कभी भी आवाज को दबने नहीं दिया, चाहे वो सड़क हो, गिरफ्तारियां दी लग के जम के, हर बार वो गिरफ्तार हुए, थानों में बंद हुए, जेलों में बंद हुए, चाहे वो संसद हो। तो सड़क से लेके संसद तक इमरान प्रतापगढ़ी गरजता रहा, बरसता रहा और आज भी गरज और बरस रहा है। चाहे वो बुनकरों का मुद्दा हो, चाहे वो मॉब लिंचिंग का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, सबसे पहले आवाज उठती है इमरान प्रतापगढ़ी की। उनको सिर्फ, चाहे वो मस्जिदों को ध्वस्त करने का मुद्दा हो, चाहे वो स्टे लाने का मुद्दा हो, हमारी पूरी एक लीगल टीम है जो इन सब मसलों को खुद देखती है। इमरान प्रतापगढ़ी तक कोई भी मसला जाता है तो वो पूरी हमारी लीगल टीम, और स्टेट वाइज हमारी वो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली लीगल टीम है, वो स्टेट वाइज हमारी लीगल टीम्स पूरे स्टेट्स में है। और छोटे से छोटे मसले को जो इमरान प्रतापगढ़ी और AICC माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के, चाहे मेरे चाहे किसी भी डिपार्टमेंट NOB के नज़र में आता है, इमरान प्रतापगढ़ी खुद संज्ञान लेते हैं, खुद आवाज़ उठाते हैं और लीगल हेल्प जितनी भी हो सकती है पहुंचाते हैं। मैं खुद उनके साथ पहलू और अखलाक के घर गई थी, इमरान ने उनको वहाँ पे फाइनेंशियल हेल्प भी करी थी, जितनी हेल्प हम कर सकते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी और पूरी टीम AICC माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की हेल्प करती है। राहुल गांधी जी तक हर बात को पहुंचाया जाता है। मतलब ये एक टू अपलिफ्ट द माइनॉरिटीज, उस पे वर्क कर। जी हाँ, 6 है माइनॉरिटी, सिर्फ मुस्लिम ही माइनॉरिटी नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं मुस्लिम माइनॉरिटी की मेजॉरिटी है, सही है। तो मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, ज्यूज, जैनीज, बुद्धिस्ट, ये सब माइनॉरिटी हैं। और देखिए, सभी का दमन किया जा रहा है,
चाहे आप मुस्लिम्स में देख लीजिए, चाहे आप क्रिश्चियंस में देख लीजिए, किस तरह से पादरियों पे अत्याचार हो रहे हैं, किस तरह चर्चेस में जाके बदतमीजियाँ हो रही हैं। चाहे आप जैनियों को देख लीजिए, किस तरह से मुनियों पे और साध्वियों जियों पे मारपीट होती है, उनके ऊपर अत्याचार होते हैं। चाहे आप बुद्धिस्टों को देख लीजिए, हर तरफ दमन किया जा रहा है। माइनॉरिटी या सिखिज्म को देख लीजिए, किस तरह से उनको आतंकवादियों का तमगा दे दिया जाता है। तो क्यों माइनॉरिटीज का दमन क्यों? इमरान प्रतापगढ़ी राहुल गांधी की आवाज बनके, हर माइनॉरिटी की आवाज बनके हम सब के साथ सड़क से संसद तक गरजते हैं और उनका हक दिलाने के लिए, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसको हेल्प करने के लिए हम अपनी आवाज उठाते हैं। चुनाव 2028 में होंगे राजस्थान में, तो क्या हम आगे रूबी खान जी को एज अ पॉलिटिक्स फिगर में आगे करियर के तौर पे इलेक्शन लड़ते हुए देखेंगे? बेशक, अगर आला कमान ने समझा मुझे इस लायक और आला कमान ने मुझे मौका दिया तो मैं जरूर इलेक्शंस में खड़ी होंगी, क्योंकि मेरा ये ख्वाब है, एक यही जुनून, यही ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दूं जहाँ अंधेरा है। इस वक्त राजस्थान में, जयपुर में, पूरे हिंदुस्तान में अंधेरा छा रहा है। और अगर मुझे आला कमान ने मौका दिया कि मैं अपने क्षेत्र में या जो भी क्षेत्र वो मुझे देंगे उसमें मैं चुनाव लड़ूं और बीजेपी की काली ताकतों को हरा सकूं, मुझे बहुत खुशी होगी। ये जंग जो सिपाही फिर खड़ा होगा और फिर लड़ाई लड़ेगा और इंशाल्लाह इन काली ताकतों को जरूर हराएगा इंशाल्लाह। मैम, आपको नहीं लगता इंडियन कांग्रेस जो वर्क कर रही है, कई बार मुद्दे बहुत अच्छे होते हैं और ऐसे अच्छे अच्छे मुद्दे होते हैं तो कांग्रेस शायद उसको कैच करने में थोड़ा सा पीछे रह जाती है, और कई बार उस मुद्दों को स्टार्ट भी करती है तो शायद दूसरा मुद्दा लेने के चक्कर में उस मुद्दे को पीछे छोड़ना पड़ जाता है। इस वजह से शायद तालमेल ठीक नहीं बैठ पाता। स्लो एंड स्टडी का भी कई बार मीडिया ऐसा नैरेटिव बनाता है, तो कितना हद तक ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। देखिए, कांग्रेस, ये मानती हूँ, हमेशा कांग्रेस ने हमेशा डेवलपमेंटल मोड रखा। चाहे आज़ादी के बाद से आप देख लीजिए, IITs, IIMs, हॉस्पिटल्स, डैम्स, सब कुछ भारत को बनाया तो कांग्रेस ने बनाया। कांग्रेस बनाने में रही, भाजपा जड़ें खोदने में रही। आप समझ रहे हो? जो फर्टिलाइजर होता है वो स्लो होता है, पेड़ को डेवलप करता है, तेजाब बहुत तेज होता है, जला देता है। लेकिन आज राहुल गांधी वो आग बन गए हैं, भारत यात्रा, लेकिन आग बन गए मगर उस आग को मीडिया फैलने नहीं दे रहा। राहुल गांधी खुद कहते हैं मीडिया वालों की गलती नहीं है। मैं, राहुल गांधी ने कहा, मेरे सामने कहा, उस दिन राजस्थान वालों की मीटिंग थी, हम बैठे हुए थे, राहुल गांधी ने बोला आपकी कोई गलती नहीं है, मैं आपको बिल्कुल कसूरवार नहीं मानता, आपके आका जो बैठे हैं वो फौरन आपको खींच देंगे अगर आपने राहुल गांधी की खबर सुनाई तो। भारत जोड़ो यात्रा में हजारों करोड़ों आदमी चल रहा था। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो कैप्टन साहब के फ्रेंड के यहाँ हम लोग को हॉस्पिटल के बाद एक दिन के लिए शिफ्ट करा। उनसे कैप्टन साहब ने बोला कि बहुत बड़ी यात्रा है, ये है लाखों आदमी। बोला कहाँ? बोले तुमने न्यूज़ नहीं? बोले कौन सी न्यूज़ में आ रहा है? किसी बड़े न्यूज़ चैनल ने उस यात्रा को कवर नहीं कर रहा था। फिर मैंने क्या बोला, आप जैसे यूट्यूबर्स, फ्री मीडिया, फिर वो जब चलाया उनकी आंखें खुल गई। हाँ, उसके बाद सडनली हमने मीडिया कवरेज देखा। तो tools of democracy are being used against democracy. Tools of voice of people are being used to crush the voice of people, to silence the voice of people. That is Rahul Gandhi. That is Congress. That is Imran Pratapgarhi. That is Ruby Khan. हमारे ही टूल्स को, जिन्हें आजादी के लिए एक संविधान ने ताकत दी थी, जिन्हें जनता की आवाज बनाने के लिए संविधान ने, भारत ने क्रिएट करा था, उसी आवाज को उसी टूल से दबाया जा रहा है। आज छात्रों की गूंज राहुल गांधी की दहाड़ है। भारत जोड़ो यात्रा ऐतिहासिक यात्रा, पूरे दुनिया में कहीं अगर हो तो बता दीजिए। ना वो डांडी थी, ना ये भारत जोड़ो यात्रा, दुनिया में कहीं नहीं हुई है। ये राहुल गांधी की थी। कांग्रेस अब फुल फ्रंट फुट पर अग्रेसिवली आगे है। आज इनकी किसी भी तोड़ो नीति को कांग्रेस नहीं आने देगी। बट इनका एक फंडा होता है, जब किसी पार्ट को कांग्रेस उठा के और इंडिया अलायंस वाले उठा के पोर्ट्रे करते हैं, कहीं ना कहीं ये कोई ना कोई
विस्फोट कर देते हैं, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दूसरा चेंज हो जाता है, कोई दूसरा नया क्रिएट हो जाता है फसाद। तो ये वो छलावा गेम खेलते हैं, लेकिन अब भारत की जनता छलावों में नहीं आने वाली, आंखें खुल गई हैं। लास्ट हमारे इंटरव्यू की तरफ चलते हैं। एक इमेजिनेशन ही है मैम कि अगर सपोज कई बार होता है कि जब एक इंसान बहुत आगे जाता है तो एक गिरने का भी डर होता है, तो सपोज अगर सब कुछ चला जाए, कुछ भी ना रहे, तब उस हालात में रूबी खान जी कैसे उसको टैकल करेंगे? एक शेर है, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तुफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। और जो शहसवार होता है ना, वो गिर जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, वो फिर से खड़ा होता है, सब चीजें फिर से शुरू करता है। मैं तब भी एक ग्रास रूट वर्कर थी 23 साल पहले, मैं आज भी एक ग्रास रूट वर्कर हूँ। अगर आज भी सब कुछ खत्म हो जाए तो रूबी खान वही बस्तियों में जाके वही लोगों की मदद करनी शुरू कर देगी, जैसे कल करती थी, आज करती है, वो हमेशा करती रहेगी। मुझसे कुछ नहीं छिन सकता, क्योंकि मेरे दिल में जो आग है वो कोई बुझा ही नहीं सकता। लोगों की मदद करने की, लोगों का साथ देने की, मेरे दिल में जो एक रोशनी है इल्म की, वो मुझसे कोई छीन ही नहीं सकता। वो तो मेरे साथ जो ताकत है मेरी फैमिली की, वो जब तक है मैं किसी से न डरूंगी, न रुकूंगी, न थकूंगी। चाहे मैं दुनिया में कितनी ही अकेली पड़ जाऊं, मैं चलती रहूंगी, बिना रुके, बिना थके, बिना डरे। वो आपने बताया ना अपने इसी पॉडकास्ट में, बेस्ट पार्ट की जो भारत जोड़ो यात्रा में जब क्लैपिंग्स हुई तो उससे जो इलेक्ट्रिक शॉक जैसा जो करंट लगता है, गूज बम्प मोमेंट जो होता है, तो आने वाले समय में ऐसे हो सकता है कि ऐसे बहुत से मोमेंट्स हमारे लाइफ में भी आएंगे, तो हम वापस उससे उड़ जाएंगे। ये यादें हैं जी, यादें आपके अंदर वो करंट देती हैं कि कल हमने ये किया था, हम आज भी ये कर सकते हैं। और मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि सोशल वर्क, राइटिंग और पॉलिटिक्स ये एजलेस है। करेक्ट, ये एजलेस है। और जब आपके पास खौफ नहीं होता, जब आपके अंदर डर नहीं होता, तो आप अगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। तो जो एक बार अकेला चलता है वो हर बार अकेले चलने की ताकत अपने अंदर रखता है। इल्म की रोशनी के साथ हर अंधेरे में भी हम आगे बढ़ सकते हैं और दुनिया को रोशन कर सकते हैं। एक लास्ट मैसेज हमारे युवाओं के लिए, क्योंकि युवा आज बहुत परेशान है, रीट और री नीट, उसके बाद पता नहीं कितने टाइप के प्रोटेस्ट, अनएम्प्लॉयमेंट्स और बहुत सारी चीजें चल रही है। युवाओं के लिए क्या मोटिवेशन थॉट हो सकता है? मैं एक नहीं 2-3 चीजें कहना चाहूंगी, क्योंकि ये जो मुद्दा है, ये जो मसला है, नंबर 1, तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हारे माँ बाप ने अगर अपनी जमीनें बेची हैं, अगर अपने मकान गिरवी रखे हैं, अगर कितनी भी खेतों में मेहनत करी है, पसीना बहाया है, तो इसलिए बहाया है क्योंकि वो ये जानते हैं कि तुम कमजोर नहीं हो। जिंदगी मौके देती है, अगर जिंदा रहोगे तो मौके आते रहेंगे। जरूरी नहीं है कि एक एग्जाम छूट जाए तो तुम जिंदगी का साथ छोड़ दो। आने वाले कल में तुम्हारे लिए किस्मत ने क्या लिखा है कुछ नहीं पता, तो जिंदगी को मौका दो ताकि जिंदगी तुम्हें मौके दे सके। हिम्मत मत हारो, मौत किसी चीज का इलाज नहीं है, मौत सिर्फ कायरता है। जब तक हम जिंदा हैं हम कोशिश कर सकते हैं, हम अपने माँ बाप के लिए कम से कम जब तक हम खड़े हैं, हम उनकी रूह हैं, हम उनकी आंखों की ठंडक हैं। सोचो वो माँ बाप का क्या हाल होता है जिनके सामने उनके बच्चे इस तरह से टूट के खुद को खत्म कर लेते हैं। क्या तुम अपने माँ बाप को उस दुख से गुजारना चाहोगे? मत करो ये, कोशिशें करते रहो। एग्जाम जिंदगी का खात्मा नहीं है। ऐसे हजारों एग्जाम आएंगे और ऐसे हजारों केस हैं, चाहे वो शहनाज हुसैन जो ब्यूटिशियन है, दुनिया की जानी मानी, वो 8वीं पास थी, उन्होंने आने वाले अपनी जिंदगी में कितना बड़ा एम्पायर खड़ा करा। चाहे वो बिल गेट्स को ले लीजिए, चाहे वो मार्क जुकरबर्ग को ले लो, चाहे आप हिंदुस्तान की किसी भी पर्सनैलिटी को ले लो, जिंदगी एक एग्जाम पे खत्म नहीं होती। और दूसरी चीज, आवाज उठाओ,
मौत मत हाथ में लो, आवाज उठाओ गलत लोगों के खिलाफ, गलत कानूनों के खिलाफ, गलत मंत्रियों के खिलाफ। राजनीति जिंदगी के हर मोड़ पर है। ये मत सोचो कि तख्ती लेके निकलने में तुम नेता बन जाओगे। नेता बनना गलत है, नहीं। तुम आज अगर आवाज उठाओगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम्हारे आने वाले भाई बहनों के लिए अच्छा होगा। जाने कौन उस आवाज का इंतजार कर रहा है। जिंदा रहो, आवाज उठाओ, कोशिशें करो, अपने माँ बाप की हिम्मत बनो, उनकी मौत मत बनो, हिम्मत बनो, सहारा बनो, उनके साथ रहो, उनका साथ मत छोड़ो। एग्जाम को जिंदगी मत बनाओ, कोशिश करो, आगे बढ़ो, डरो मत, खुश रहो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मैम हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। और ये मेरा अब तक का सबसे फाइनेस्ट पॉडकास्ट आगे होगा, और मुझे इस चीज़ का एक अंदर से एक गट फीलिंग आ रही है कि शायद ये बहुत अच्छा पॉडकास्ट होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जुनैद, मुझे बुलाने के लिए। मुझे बहुत खुशी हुई और मैं चाहूंगी कि आने वाले कल में तुम वो आवाज बनो जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े काले दिलों को थर्रा दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।